प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चों आप लोग भी आंसर को हमारे साथ लगाते हुए चलिएगा। पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि CaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। बच्चों CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, इसकी संरचना कैसी होती है ये बताना है, तो ये होती है BCC में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहां से बन सकता है प्रश्न कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो NaCl का आपको याद रखना है ये FCC में होता है। क्या होता है बच्चों, ये FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। अब अलग से ये प्रश्न बनेगा कि BCC इकाई सेल में परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अगर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे बच्चा पार्टी तो 8 होते हैं। FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। SC में बच्चों परमाणु संख्या 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। इसको भी आप याद रखते हुए चलिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं 100%, यहां से प्रश्न हर एक बार आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है सर, सिलिकॉन है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। कौन निकल पाते हैं, उसका नाम क्या है। विलायक के कण को हो या फिर विलायक के अणु को हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यहाँ पे बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड पूछा गया आप लोगों से। देखो ग्रेफाइट आए, क्रोम एलम आए, सिलिकॉन कार्बाइड आए, ये सभी के सभी क्रिस्टल है। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जिसे आप बताते हो SiO2, ये बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। बच्चा पार्टी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा ये बताना है। 5 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया जल में 1% NaCl का, इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, लेकिन NaCl में 2 होता है वांट ऑफ फैक्टर, आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों इसके सुस्पष्ट द्रवणांक होते हैं, ये असमदैशिक होते हैं, इनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, और ये तीनों कथन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए सही है। 6 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बच्चे यहाँ पे नहीं समझे तो आओ इंग्लिश मीडियम की ओर चलते हैं, और यहाँ पे पता चलता है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बच्चों कहीं ना कहीं BCC में पूछा गया। हमने ऊपर ही बताया इसमें परमाणु 2 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं, तो बच्चों आप गलत करोगे क्या, परमाणु पूछा है तो 2 लगा दो। 7 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर आप ए लगा रहे हो। चलो 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है। ब्रैग्स का समीकरण है n लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n लेम्डा बराबर क्या होगा, 2d साइन थीटा। 8 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताना है सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डोपिंग कहते हैं। राइट आंसर आप बी याद रखिएगा। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगा। ताप बढ़ाने पर इसका विलेयता बताना है। 10 नंबर सवाल का जवाब बच्चों जल्दी से बता के चलो। 10 का आपने ए बताया और ये बिल्कुल सही बात बता
बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या होगा। बताओ बच्चा पार्टी, हेनरी स्थिरांक में P बराबर आपने पढ़ा होगा KHX होता है, जिसमें कि KH कांस्टेंट होता है, जिसे हेनरी स्थिरांक या फिर हेनरी नियतांक कहते हैं। वो बताना है क्या होता है, जल्दी से बता दो। वो सर क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या हो जाएगा। देखो अगर आए कैथोड तो कैथोड पर अवकरण होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपके सामने क्या आ जाए, कैथोड आ जाए, तो कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है। और जानते हो इसमें मुक्त क्या होता है, ये पता है क्या, इसमें सर क्या मुक्त होता है ये बता दो जल्दी से। तो इसमें होता है सोडियम धातु मुक्त। किसमें, इसमें सोडियम धातु। आप याद रखोगे इसी जगह अगर आपके सामने एनोड आ जाए बच्चा पार्टी, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसमें अगर पूछे कि मुक्त क्या होता है बच्चों, तो क्या बताओगे, इसमें मुक्त होता है क्लोरीन गैस। कौन सा सर, इसमें क्लोरीन गैस आप बता के चलोगे। ये सब याद रखना। और अगर पूछे एनोड पर भैया, तो एनोड ये है और ऑक्सीकरण हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बता रहे हो आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने कि एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। और इसके बराबर क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आ सकता है, इसके बराबर क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चा पार्टी ध्यान रखते हुए चलिएगा। 14 नंबर सवाल है कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे। आ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे, ये दोनों ही फैराडे साहब थे। 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा। 1833 में ये दिया गया था भैया जी, याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। बच्चा पार्टी सेकेंडरी सेल बताओ। लेड स्टोरेज बैटरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। मानो फोन का बैटरी है, लैपटॉप का बैटरी है, ये सब का अगर जो बैटरी है, इसे हम पुनः यूज करते हैं, चार्ज खत्म हुआ फिर से चार्ज करते हैं। जैसे मानो एक टॉर्च का बैटरी आता था ना, वो जो होता है उससे तो हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार खत्म हो गया तो वो प्राथमिक सेल में आ जाएगा। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। आजकल तो टॉर्च ऐसे भी आए जो चार्ज करने वाला होता है, लेकिन उसका मैंने बात नहीं किया बच्चों। विलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है, आयनों की संख्या के। बच्चों नंबर ऑफ आयंस, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैद्युत अपघट्य के सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। बताओ बच्चों, इसे ही तो हम लोग कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। चलो अगला बता के चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है टेम्परेचर पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में। पहले बताओ, एक प्रश्न बना है कि हैबर की विधि से किसका निर्माण, अमोनिया का निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा इसमें उत्प्रेरक का यूज होता है। वो लोहे के महीन पाउडर का। बच्चों ऑप्शन ए आप लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसे क्या कहते हैं। एक आणविक, ये कहेंगे एक आणविक अभिक्रिया। बच्चों अगर दो हो तो द्विआण्विक कहेंगे, तीन हो त्रिआण्विक। अब क्या सर चार होगा तो चार आणविक कहेंगे। नहीं बच्चों, अनुक्ता का अधिकतम जो मान होता है ना, वो 3 होता है। इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों को ले आया और तीनों में आप अच्छे से समझ लो। चलो 21 नंबर सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बच्चों अगर शून्य कोटि की बात करें तो इसके लिए हाफ लाइफ पूछता है। हाफ लाइफ बता के चलो कितना होता है, a बट्टा में 2k होता है। अच्छा ये जान गए बच्चा पार्टी, ये हाफ लाइफ हो गया। तो एक बार पूछा था इसका वेग स्थिरांक, क्या पूछा था, इसका पूछा था वेग स्थिरांक, जो कि होता है क्या, क्या होता है भैया, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी याद रख लो। और अगर पूछा क्या होता है तो निश्चित होती है। 21 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 22 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया में
उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा? उत्प्रेरक का कार्य ही है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चा पार्टी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो, इसमें भी हाफ लाइफ आ जाता है। इसमें हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 बाई के होता है। क्या होता है? 0.693 बाई के होता है। और इसके लिए बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है, सेकंड इनवर्स। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार मैं द्वितीय कोटि के लिए यहाँ पे स्थिरांक बता देता हूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। द्वितीय कोटि के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये बात आप याद रख लो, एकदम बैठा लो दिमाग में। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? यानी कि बच्चा पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइड? गोंद हो जाएगा, गम जिसे अंग्रेजी में बोलते हो आप लोग। 25 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? देखो, अगर रासायनिक अधिशोषण का यहाँ पे बात हुआ तो इसमें एक परत होता है। क्या होता है? एक परत होता है। अच्छा, ये कैसा होता है? ये होता है अनुत्क्रमणीय। कैसा होता है बच्चा पार्टी? ये अनुत्क्रमणीय होता है। अच्छा, इसमें मुक्त ऊर्जा क्या होता है? मुक्त जो उष्मा होता है वो कितना जूल पर किलो, यहाँ पे किलो जूल पर मोल होता है। तो ये होता है सर कितना? 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल होता है। ये भी बात आप याद रखते हुए चलिएगा। ये एक आणविक स्तर बनाता है, इसलिए ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण में आए बच्चों तो ये बहुआण्विक स्तर बनाएगा। भौतिक अधिशोषण की बात हो रहा है और ये उत्क्रमणीय हो जाएगा। और इसमें मुक्त उष्मा, भौतिक अधिशोषण में मुक्त उष्मा कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होता है बच्चों। बताओ 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है? जो कोलाइडल घोल नहीं है उसका नाम बता दो। वो समांगी विलयन। 26 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण। क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियण। कौन सा? सरफेस एक्टिवेटर होता है। चलो 28 नंबर सवाल आपके सामने है, द्रव स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण आवेश होता है, चार्ज होता है भाई। क्या होता है? चार्ज होता है। अभी तो 70 तक जाना है। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चों बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और आप अच्छा नंबर लाओगे, उसी से एग्जाम में आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि ये हर एक साल बच्चों को दिया जाता है। अब की बार आपके लिए बनाया गया है और अब की बार भी ये हमारी गारंटी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमारे द्वारा तैयार इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ओके बच्चा पार्टी, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 था, लेकिन ये छठ के ऑफर की वजह से हमने इसको कर दिया है 149। तो आप क्या करोगे? 70 70 82 16 85 नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। और बच्चा पार्टी ये ऑफर बहुत लिमिट समय के लिए, मतलब क्या सीमित समय कह सकते हो, उसमें आप जल्दी से ये ले लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे से नंबर लाए और अच्छा एकदम क्या स्कोर करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसलिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो एक बार जरूर करिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में होता है? कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ये होता है 10 पर पावर -5 से 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर में होता है। आप ये भी कह सकते हो 1 नैनोमीटर से लेके कितना 1000 बच्चों नैनोमीटर के बीच होता है। ओके नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, द्रव स्नेही कोलाइडी का उदाहरण कौन सा? द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह करने वाला, जिसे आप बताते हो, आप क्या बताते हो? जल्दी से बता के चलो। ये देखो लायोफिलिक है। क्या बच्चा पार्टी? यहाँ पे स्टार्च, यहाँ पे गोंद स्टार्च, जिलेटिन, ये सभी आ जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो
हाँ, अगला बता के चलो, यूरिएज किसका उदाहरण है? यूरिएज किसका उदाहरण हो जाएगा? एक एंजाइम का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल बता के चलो। द्विभाषमिक अम्ल H3PO3 होगा, त्रिभाषमिक H3PO4 होता है, त्रिभाषमिक H3PO4 हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये बताओ, एल्यूमिनोथर्मिक विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है किसका? एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम किसका कार्य करेगा भाई मेरे? बता के चलो। ये अवकारक का करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का करता है। चलो 34 नंबर सवाल है, बॉक्साइट एक अयस्क है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू में 2H2O होता है, तो ये भी याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं पूछा है बच्चों, आपसे पूछा कि बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में एल्यूमिनियम है। अच्छा, लोहा, लोहा का अयस्क जानते हो ना, हेमेटाइट, मुख्य अयस्क हेमेटाइट है, तो आप इसे याद रख सकते हो। उसके बाद कॉपर का क्या? कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है जिसे आप बताते हो CuFeS2 बता के चलते हो। जिंक का कौन सा होता है? जिंकाइट होता है, कैलेमाइन होता है, जिंक ब्लेंड होता है। ये सब आप जैसे आप याद रख सकते हो, ZnCO3 याद रख सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये करते हम लोग द्रावक के रूप में। किस रूप में बच्चों? द्रावक के रूप में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? देखो, अगर मैं कहूं ऑक्साइड अयस्क, तो हेमेटाइट जानते हो क्या? हेमेटाइट जानते हो, वो ऑक्साइड अयस्क है। लेकिन यहाँ पे सल्फाइड अयस्क जिसके लास्ट में एस हो, तो PbS मतलब गैलेना ही तो सल्फाइड अयस्क होगा। गैलेना ही तो होगा ना सर। जैसे मैं कह दूं, यहाँ पे मैं बता देता हूं ना बच्चा, पार्टी आ जाता है एग्जाम में, आपके सामने आएगा सल्फाइड अयस्कों के उदाहरण दीजिए, कौन सा? जैसे मैं कह दूं ZnS, ऐसा आया लास्ट में। उसके बाद कहोगे PbS, क्या सर? यहाँ पे PbS कह दोगे। उसके बाद FeS2 कह देते हो, कहते हो कि नहीं बच्चों? CuFeS2 कहते हो। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी हो जाते हैं सल्फाइड अयस्क बच्चों। ऑक्साइड अयस्क में जैसे Fe2O3, Fe3O4, Al2O3 इंटू 2H2O, ZnO, ये सब क्या है? ऑक्साइड अयस्क होता है। चलो अगला बता के चलो। 37 नंबर सवाल है, पायरोलुसाइट क्या है? पायरोलुसाइट भैया, पहले आपको इसका ये सूत्र पता लो। ये देखो, ये है सूत्र आपका MnO2। MnO2 है, तो Mn का ये क्या है? Mn का कौन सा? ये ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। क्या बच्चों? ऑक्साइड अयस्क होगा, क्योंकि O लगा है सर यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि किसी में ऑक्साइड अयस्क नहीं है। और Mn का वो भी तो Zn का थोड़ी होगा, P का थोड़ी होगा, Mn, ये दोनों में कंफ्यूजन था, तो ये सल्फाइड अयस्क, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो हाँ, अगला बता के चलो। 38 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? सल्फाइड अयस्क जो नहीं होगा, ये सभी प्रश्न आते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। सल्फाइड अयस्क कौन सा नहीं होगा? मैग्नेटाइट, क्योंकि ये क्या है भाई? मैग्नेटाइट का सूत्र तो बताओ जल्दी से, क्या बताया था? Fe3O4O, ये ऑक्साइड अयस्क है। चलो अगला बता के चलो। 39 नंबर सवाल है, फास्फोरस अणु को निरूपित करते हैं P4 से। फास्फोरस अणु को बच्चों दर्शाया जाता है P4 से। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं होती? SO2। क्या बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। ये बताओ, सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव होता है, सभी तत्वों में किसका होता है? ये बताना है। वो हो जाता है सर हीलियम का। किसका? हीलियम का। राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। XeF2 अणु की आकृति कैसी होती है? अच्छा, XeF4 की कैसी होती है? XeF4 वाला बात आए बच्चों, ये होता है वर्ग समतलीय। क्या होता है? वर्ग तलीय कहो या फिर वर्ग समतलीय कहो, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमने यहाँ पे लिख चुका है, स्क्वायर प्लेनर जिसे कहते हो। लेकिन अगर XeF2 आए तो ये रेखीय होता है बच्चों। क्या होता है? रेखीय। चलो
43 नंबर सवाल है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रबल अम्ल का नाम है कौन सा? HClO4 होता है। सही जवाब 43 का ए बताया आपने। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? यहाँ पे पी ब्लॉक का जो तत्व नहीं है उसका नाम मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एस ब्लॉक में आता है। किसमें? एस ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है कितनी? ढलवा लोहा बच्चा पार्टी एक होता है पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा में तो 0.12% से 0.25% होता है, लेकिन यहाँ पे ढलवा लोहा है ये 4% होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता को दर्शाता है? परिवर्ती संयोजकता को दर्शाने वाले भैया का नाम बताओ जल्दी से। वो हो जाता है हमारा वर्ग 3 से लेके 11 तक के तत्व, जिसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा? ये देखो, अगर 4f आए तो लेंथेनाइड, अगर 5f आए तो ये एक्टिनाइड में होता है। ओके चलो अगला बताओ, यही तो है एफ ब्लॉक के तत्व। पोटास एलम किसका उदाहरण हो जाएगा? पोटास एलम उदाहरण है द्विक लवण का। पोटास एलम उदाहरण है बच्चों द्विक लवण का, याद रखना आप सब। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बताओ Cu2+ में कितने होते हैं? Cu2+ में 1 होते हैं। ये निकालने वाली बातें आप निकाल सकते हो। अगर Zn2+ में आए तो बच्चा पार्टी इसमें कितना? 0 होता है, याद रखना। अच्छा और क्या आ सकता है? निके ये हमारा Ni2+ में आए बच्चा पार्टी, ये सब इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं। और अगर आ जाए आपके सामने Mn2+ में, Mn2+ में कितने? 5 होते हैं। सबसे अधिक तो हमें Mn2+ में लगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप याद रखिएगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ये Ni2 ये सभी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा बच्चों, ये याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में आ सकता है यहां से। चलो 50 नंबर सवाल है, आयोडोफोम का उपयोग होता है किसके रूप में? आयोडोफोम का उपयोग होता है इनमें से निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। 50 का एक बार जल्दी से बताओ। ये सभी के रूप में होता है आयोडोफोम का उपयोग बच्चों। 51 नंबर सवाल है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? वो बदला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बताओ एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद यानी कि बच्चों किसमें अंतर किया जा सकता है? जल्दी से बता के चलो। आज भैया थोड़ा सा सर्दी है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये कर लीजिएगा। जल्दी से आप बता के चलो, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है किनके द्वारा? जल्दी से आप बता के चलो। ये किया जाता है आयोडोफोम परीक्षण के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या हो जाएगा? IUPAC प्रणाली में बच्चों एसीटोन का नाम प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन। सही जवाब सी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है, बेंजीन कैसा पदार्थ है? बेंजीन आता है प्रतिचुंबकीय में, जैसे जल आ जाता है बच्चा पार्टी, H2O, ये भी तो प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय है सर, याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये लगा 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड होता तो ये लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता ये लगाते, मतलब आसान है बच्चों। चलो 56 नंबर सवाल है, कीटोन का क्या हो जाएगा? देखो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 57 नंबर सवाल है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? CH3COOH का IUPAC नाम बता के चलो जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। आपने बताया एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? एथेनोइक एसिड। चलो 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है? यहाँ पे अगर एकल सेकेराइड के बारे में पूछा है तो फ्रक्टोस होता है। ये मोनोसेकेराइड कौन सा होता है? ग्लूकोज आए, फ्रक्टोज आए, राइबोज आए, ये होता है। अच्छा बच्चों देखो, अगर ये एकल सेकेराइड है तो डाई सेकेराइड भी तो आएगा ना, एग्जाम में आ सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा। अगर डाई सेकेराइड के बारे में आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे? तो पहला आप लिखोगे सुक्रोज, क्या यहाँ पे लिख दोगे सुक्रोज। उसके बाद आ सकता है हमारे सामने माल्टोज, लैक्टोज। यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल दिया गया जी, यहाँ पे ये तीनों याद रख लो, ये तीनों के तीनों डाइसेकेराइड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो
59 नंबर सवाल है कि पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवयक होता है। जल्दी से बताओ, पारा एल्डिहाइड जो है ये किसका त्रिवयक होता है? वो होता है एथेनॉल का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है CONH2 को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। क्या? एमिडो ग्रुप बच्चा पार्टी। 61 नंबर सवाल है NH3 में N का संकरण, अमोनिया में N का sp3 होता है। अमोनिया में N का संकरण sp3 है। ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या हो जाता है? ब्यूना N और ब्यूना S। बच्चों ये संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित रबर है। 63 नंबर सवाल है विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका को निभाएगा वो कौन सा है? तो वो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के होता है बच्चों। चलो 64 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? यहाँ पे डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड का मैंने 3 एग्जांपल बताया और तीनों आपके सामने, लेकिन दूध में कौन सा उपस्थित रहेगा? वो रहता है लैक्टोज। क्या बच्चों? लैक्टोज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। ग्लूकोज के लिए 4 आप याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ये रहा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बता के चलो 67 नंबर सवाल है बच्चों डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? वो हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? किस रंग में बच्चों? नीले रंग में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ डेटोल का उपयोग होता है किसके रूप में? डेटोल का उपयोग किसके रूप में होता है? ये एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। डेटोल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में हो जाता है। चलो अगला बता के चलो 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक का नाम बताओ। ये होता है क्लोरामफेनिकोल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो इसमें हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। अब आपकी बारी, आप हमें कमेंट करके बताओ कितना सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा भैया जी, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों जो नोट्स नहीं लिए हो तो भैया ये ऑफर मत छोड़ना, 149 कर दिया गया आपके लिए। आप जरूर मैसेज कीजिए इस 70 82 16 85 नंबर पे और आप सभी बच्चे इसे जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और जितने बच्चे ले चुके हो फिर उसे अच्छे से पढ़ जाओ बच्चों। क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको फिजिक्स में भी 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में। इतना तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे ना, और उसके बाहर नहीं आएगा। ये हमने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा।